ये सच्ची कहानी है सर चेत्तुर शंकर नायर की। वो सर नायर ही थे जिन्होंने इंग्लैंड जाकर जलियांवाला बाग कांड के जिम्मेदार अंग्रेज माइकल ओ ड्वायर के खिलाफ केस लड़ा था। यही वो केस था जिसने कि जलियांवाला बाग कांड पर पूरी दुनिया की नजर खींची थी और इसी केस के चलते अंग्रेजों की बर्बरता पूरी दुनिया के सामने आई थी। जिस साल देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उसी साल 1857 की 11 जुलाई को केरला के मनकारा गांव में सर शंकर चेत्तुर नायर का जन्म हुआ था। अपने जन्म के शुरुआती साल में सर शंकर नायर बोल नहीं पाते थे। इसको लेकर उनकी मां चिंतित रहती थी। ये भी एक विडंबना है कि जो व्यक्ति आगे चलकर इतना बढ़िया लॉयर बनता है वो अपने बचपन के शुरुआती साल में बोल नहीं पाता था। आखिरकार 5 साल की उम्र में सर शंकर नायर ने बोलना शुरू किया, पर बोलने की एक समस्या उनके जीवन में हमेशा रही और अपने पूरे जीवन में वे आर शब्द कभी नहीं बोल पाए। केरला में नायर जाति पारंपरिक रूप से सिपाही रही है और ये जाति अपने ट्रेडिशनल कलरीपयत्तु मार्शल आर्ट के लिए जानी जाती है। सर शंकर नायर ने भी परिवार के बाकी बच्चों की तरह कलरीपयत्तु मार्शल आर्ट को सीखा था। शायद यही कारण था कि सर नायर को कभी भी गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत पसंद नहीं आया। सर शंकर नायर ने बचपन से यही सीखा था कि अगर तुम पर कोई हमला करे तो तुम अपनी आत्मरक्षा करो। इसीलिए उन्हें एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल भी थप्पड़ के लिए आगे कर देने वाला सिद्धांत कभी पसंद नहीं आया। पर इसका यह मतलब भी नहीं था कि उन्हें हिंसा का जवाब हिंसा से देना पसंद था। एक लॉयर होने के नाते उन्हें कानूनी तरीके ज्यादा पसंद थे। सर नायर का इंटरेस्ट लॉ में कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे की भी एक कहानी है। अपना ग्रेजुएशन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से करते समय सर नायर की मुलाकात मालाबार के जज जस्टिस हॉलोवे से हुई। जस्टिस हॉलोवे ने सर नायर को लंदन से लाई हुई विलियम स्टब्स द्वारा लिखी हुई एक किताब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ने के लिए दी। इस किताब को पढ़ने के बाद सर नायर का भरोसा कानून पर बढ़ गया और यहीं से उनको लॉयर बनने की प्रेरणा मिली। 1887 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए करने के बाद सर नायर ने 1889 में मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। इसके बाद इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में सर होराटियो सेफार्ड को ज्वाइन किया और यहीं से इनका लॉ का करियर शुरू होता है। अपने शुरुआती करियर में ही सर नायर ने इंग्लिश बैरिस्टर और इंडियन वकील में भेदभाव महसूस किया। 1887 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3rd सेशन हुआ तब सर चेत्तुर शंकर नायर ने इसे अटेंड किया था। 1897 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन अमरावती में हुआ तब सर चेत्तुर शंकर नायर को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। इस तरह सर नायर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 13वें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अभी कांग्रेस की स्थापना हुए 12 साल हो चुके थे और तब तक के इतिहास के सर चेत्तुर कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। 1908 में सर नायर मद्रास हाई कोर्ट में परमानेंट जज बना दिए जाते हैं और इस पोस्ट पर वे 1915 तक बने रहते हैं। 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 5th आने वाले थे, जिसमें कि भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली की जा रही है, इसकी भी घोषणा होनी थी। इस प्रयोजन को दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार में जिन चुनिंदा भारतीयों को बुलाया गया था उनमें से सर नायर को भी उनकी वाइफ लेडी शंकर नायर के साथ दिल्ली दरबार अटेंड करने का न्योता मिला था। 1915 में सर नायर को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर चुन लिया जाता है और इन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो का इंचार्ज बना दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर किसी भी इंडियन के लिए उस समय हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट थी जिस पर कि कोई इंडियन पहुंच सकता था। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनने से सर चेत्तुर नायर भारत के बहुत से ब्रिटिश अफसर से भी सीनियर पोस्ट पर आ गए थे। इन्हीं दौरान 1916 का एक किस्सा है। सर नायर को मैसूर के महाराज के दरबार में आमंत्रित किया गया। यहां पहुंचने पर सर नायर का अच्छे से स्वागत किया गया, पर शाम को मैसूर के दीवान ने सर नायर को यह बताया कि यहां की यह परंपरा है कि दरबार में जो भी मेहमान आते हैं उन्हें महाराज को सोने की मोहर तोहफे में देनी होती है। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही सर नायर को यह पता चला कि यह तोहफा सिर्फ भारतीयों को ही देना होता है, अंग्रेज मेहमानों को इस परंपरा से छूट थी। बस इतना पता चलते ही सर नायर इस भेदभाव से बहुत नाराज हो गए और फिर सर नायर ने भी तोहफा देने से इनकार कर दिया। उस समय उस दरबार में जितने भी अंग्रेज अफसर मौजूद थे, सर नायर का ऑफिशियल रैंक उन सभी अंग्रेजों से ऊंचा था। सर नायर ने कहा, यहाँ जितने भी अंग्रेज हैं, मैं पद के हिसाब से जब इन सभी से ऊपर हूं, तब मेरे भारतीय होने की वजह से ये भेदभाव हो रहा है तो ये गलत है। और सर नायर ने उस दरबार को बिना अटेंड किए ही छोड़ दिया। और फिर आता है साल 1919, जिस साल अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग कांड हुआ। असल में क्या हुआ था, इसे बताने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं।
दिसंबर 1912 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने माइकल ओ डॉयर को पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। जैसा कि उस समय बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था कि ये ऊपर वाले का आदेश है कि ब्रिटेन दुनिया पर राज करने के लिए बना है, माइकल ओ डॉयर भी यही सोच रखने वालों में से थे। उस समय इंडिया में जो राष्ट्रभक्ति की भावना उमड़ रही थी, माइकल ओ डॉयर को वो बर्दाश्त नहीं थी। डॉयर को यह लगता था कि इंडिया का वो वर्ग जो कि पढ़ा लिखा है वो इंडिया में ब्रिटिश रूल के लिए खतरा है। इसके साथ ही माइकल ओ डॉयर किसी भी भारतीय को गवर्नमेंट में ऊंची पोस्ट देने के विरोध में थे। अपनी नीतियों द्वारा डॉयर ने शुरू से ही पंजाब के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब पंजाब से ज्यादा भारतीय विश्व युद्ध में शामिल हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए डॉयर ने पंजाब के लोगों पर बहुत से जुल्म किए। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में भारत के पंजाब प्रांत से सबसे ज्यादा लोग विश्व युद्ध के लिए भेजे गए। युद्ध की वजह से देश में अनाज और कपड़े के दाम भी आसमान छूने लगे थे। पंजाब के लाहौर में 30% और अमृतसर में 55% तक टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दी गई थी। पहले से ही गरीब हो चुका देश अब और गरीब हो गया था। पर प्रथम विश्व युद्ध द्वारा पहुंचाई गई इन हानियों ने देश में राष्ट्रीयता की भावना को और बढ़ा दिया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों द्वारा कुख्यात रॉलेट एक्ट पास कर दिया जाता है। इस काले बिल का मकसद पहले से ही परेशान हो रहे भारतीयों को और परेशान करना था। इस एक्ट में दिए गए प्रावधान इतने भयानक थे कि ये पुलिस को ये पावर देते थे कि वो बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। यहाँ तक कि जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे जानने का भी अधिकार नहीं था कि उसे क्यों जेल भेजा जा रहा है। देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में हो रहा था। डॉक्टर सत्यपाल ने महात्मा गांधी को अमृतसर बुलाया था ताकि वे सत्याग्रह के सिद्धांत को अमृतसर के लोगों को समझा सके, पर महात्मा गांधी को पंजाब में आने से रोक दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके वापस बॉम्बे भेज दिया गया। 10 अप्रैल को जब गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पंजाब में लोगों को पता चली, तब गांधी जी को रिहा कर देने की अपील लेकर लाहौर में 400 लोग बिना किसी हथियार के पैदल यात्रा करके गवर्नमेंट हाउस तक जा रहे थे। बीच में इन्हें माइकल ओ डॉयर के सिपाहियों ने रोककर वापस लौट जाने को कहा, पर जब इन लोगों ने लौटने से मना कर दिया तब सिपाहियों द्वारा लोगों पर गोलियां चला दी गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पंजाब में बढ़ती हुई राष्ट्रभक्ति की भावना को देखकर डॉयर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए। इस बात का पता चलते ही 50,000 लोग एक साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग करने के लिए जाते हैं, पर इन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है और वापस लौट जाने को कहा जाता है। पर यहाँ पर सिपाहियों और लोगों के बीच धक्का मुक्की हो जाती है, जिस पर सिपाहियों ने भीड़ पर गोलियां चला दी। यहाँ पर 20 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। गुस्साई भीड़ ने जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडी और घायल हुए लोगों को उठाकर बाजार में प्रदर्शन निकाला। इसे देखकर बाकी के लोगों को भी गुस्सा आ गया। कुछ ही देर में जहां पर यह हादसा हुआ था वहां बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बार इनके पास हथियार के नाम पर लाठियां थी। गुस्साई भीड़ ने बैंक्स, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन और सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा दी। रेलवे ट्रैक तोड़ दिया गया और टेलीफोन लाइंस कट कर दी गई। इसी दिन एक इंग्लिश मिशनरी मिस मार्सेला शेरोड, जो कि कई मिशनरी स्कूल की इंचार्ज थी, वो शहर की स्थिति को देखते हुए अपने रास्ते से स्कूल्स को बंद करके 600 बच्चों को सुरक्षित घर भेजने के लिए जा रही थी। जब वे अपनी साइकिल से कुच्चा कुरिचा नाम की गली से जा रही थी, तब गुस्साई भीड़ ने उन्हें रोककर साइकिल से उतारा और उन्हें पीट दिया और रास्ते पर छोड़कर चले गए। कुछ लोकल लोगों ने मिस शेरवुड को भीड़ से छुपाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। शहर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए माइकल ओ डॉयर ने डिविजनल कमांडर विलियम बेनॉन को कांटेक्ट किया। जनरल बेनॉन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मॉर्गन को अमृतसर भेजा। जब मॉर्गन अमृतसर आया तब एक और सीनियर अफसर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने भी ड्यूटी ज्वाइन किया। जनरल डायर ने कहा कि उसे कमांडर बेनॉन की चिट्ठी मिली है जिसमें उसे अमृतसर जाने के ऑर्डर दिए गए हैं। अब क्योंकि डायर मॉर्गन से सीनियर था, इसलिए अमृतसर का चार्ज डायर को सौंप दिया गया। यहां थोड़ा गौर करिएगा कि यहां पर अब 2 डायर हो गए हैं। एक है पंजाब प्रोविंस का गवर्नर माइकल ओ डॉयर और दूसरा है मिलिट्री ऑफिसर जिसे अमृतसर का इंचार्ज बनाया गया था, ब्रिगेडियर जनरल डायर।
12 अप्रैल की शाम को अमृतसर के हिंदू कॉलेज दाब खातिकन में एक सभा हुई। इस सभा में डॉक्टर सत्यपाल के सहयोगी हंसराज ने बताया कि कल शाम को मतलब 13 अप्रैल को शाम को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें कि रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की बर्बरता और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल की सुबह 9 बजे से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसकी घोषणा शहर में ड्रम बजाते हुए एक आदमी से करवाई गई। जबकि जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल में बड़ी मात्रा में भीड़ रहती थी, उसके बावजूद इन जगहों पर यह घोषणा नहीं हुई। इसका कारण किसी को नहीं पता चला। इसी समय शहर की गलियों में एक लड़का एक लकड़ी से टीन बजाते हुए शहर में यह अनाउंसमेंट करता जा रहा था कि शाम को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता लोकल लीडर लाला कन्हैयालाल करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को दोपहर की शुरुआत होते ही जलियांवाला बाग लोगों से भरने लगा। मिड आफ्टरनून तक हजारों सिख, हिंदू और मुस्लिम्स द्वारा जलियांवाला बाग भर चुका था। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो पास ही में बने गोल्डन टेम्पल में गए थे और लौटते समय बाग में चले गए। इस भीड़ में कुछ ऐसे किसान और व्यापारी भी थे जो बैसाखी के दिन लगने वाले हर साल के पशुओं के मेले को अटेंड करने आए थे, पर क्योंकि पुलिस द्वारा इस मेले को दिन में 2 बजे बंद करवा दिया गया था, तब इनमें से कुछ किसान और व्यापारी जलियांवाला बाग चले गए। कुल मिलाकर जलियांवाला बाग में 20 से 25 हजार की भीड़ जमा हो चुकी थी। इनमें से किसी ने भी अपने साथ कोई भी हथियार नहीं रखा था। इस भीड़ में बूढ़े, बच्चे और औरतें भी थी। दिन के करीब 12:45 बजे के लगभग ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस मीटिंग के बारे में पता चल चुका था। 1:30 बजे के करीब डायर अपने बेस पर वापस आता है और ये सोचने लगता है कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा। उसने सोचा मीटिंग रोकने के लिए उसने पहले ही बहुत कदम उठा चुके हैं और अगर अभी भी कोई मीटिंग होती है तो इसे मिलिट्री सिचुएशन माना जाएगा, और उसने अपने मन को बना लिया कि उसे अब क्या करना है। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि डायर ने इस मीटिंग को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। जब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को नहीं भेजा गया। इधर शाम को 4 बजे के आसपास जलियांवाला बाग में मीटिंग शुरू हो जाती है। इस मीटिंग का वक्ता बोलता है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए वॉइस रॉय और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पिटीशन दी जाएगी। वहां आसपास खड़े लोग भी वक्ता की बातें सुनने के लिए बाग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शाम को 4:30 बजे डायर अपनी ओपन कार से जलियांवाला बाग में प्रवेश करता है। उसने अपने साथ 90 हथियारबंद सैनिक लाए थे। जलियांवाला बाग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। डायर उसी रास्ते पर अपने सैनिकों के साथ आकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोगों की स्थिति ऐसी थी मानो जैसे कि वे किसी पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। लोग सैनिकों की तरफ देखने लगते हैं। हंसराज ने लोगों को सांत्वना दिया कि सैनिक निहत्थे लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। फिर हंसराज ने डायर की तरफ सफेद झंडा दिखाया, जिससे कि उसे यह समझ में आए कि मीटिंग शांतिपूर्ण है। पर डायर पहले से ही अपना मन बना चुका था और भीड़ को बिना किसी चेतावनी दिए उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई, जिसमें कि लाशों के ढेर लग गए। इसी तारीख की शाम से पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद भी डायर की बर्बरता कम नहीं हुई। 19 अप्रैल को डायर मिस मार्सेला शेरोड से मिला, जिन्हें कि लोगों की भीड़ द्वारा पीटा गया था। फिर डायर ने ऑर्डर दिया कि जिस गली में मिस शेरोड के साथ ये हादसा हुआ था, उस गली से जो भी कोई भारतीय निकलेगा उसे उतने रास्ते तक क्रॉल करते हुए जाना होगा। इसमें बूढ़े, बीमार और अपंग लोगों को भी कोई छूट नहीं दी गई। हालांकि ये एक मौखिक आदेश था और 25 अप्रैल को कुछ सीनियर्स के कहने पर इस आदेश को वापस ले लिया गया, पर 7 दिनों तक ये आदेश रहा। इस क्रॉलिंग ऑर्डर की वजह से जो लोगों का मिस शेरोड वाले हादसे से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ी। खासकर कि वो लोग जिनका घर उस गली में ही था, उन्हें इस आदेश की वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब इसके साथ ही पूरे पंजाब में सलाम ऑर्डर भी लागू कर दिया गया, जिसके तहत हर भारतीयों को जहां भी कोई अंग्रेज दिखे उसे सलाम करना था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। अब इसके बाद 20 अप्रैल की सुबह पंजाब के गुजरनवाला में कम्युनल राइट्स हो गए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे गुस्साई भीड़ ने रेलवे स्टेशन और बिल्डिंगों में आग लगाना शुरू कर दिया। जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मदद मांगी गई, तब कमांडर विलियम बेनॉन ने माइकल ओडायर को बताया कि अभी वो सेना नहीं भेज सकता है। इस पर ओडायर ने शहर में बॉम्ब गिराने का आदेश दे दिया। हालांकि अब भीड़ वापस जा चुकी थी, पर उसके बाद भी एयरक्राफ्ट द्वारा
गुर्जनवाला में बॉम्ब गिराए गए, जिससे बेगुनाहों की जान चली गई। जब पंजाब में यह सब हो रहा था, इन दौरान सर चित्तूर शंकर नायर वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। उनके पास पंजाब में हो रही अंग्रेजों की क्रूरता की रिपोर्ट आ रही थी। इधर वॉइस रॉय चेम्सफोर्ड ने भी पंजाब में हुई घटनाओं में माइकल ओडायर और ब्रिगेडियर जनरल एडायर के काम का समर्थन किया। इन सब बातों से नाराज होकर सर नायर ने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 23 जुलाई को रिजाइन कर दिया। सर नायर का रेजिग्नेशन मिलने पर वॉइस रॉय ने सर नायर को अपने केबिन में बुलाया और सर नायर के रेजिग्नेशन पे थोड़ा दुख जताते हुए सर नायर से ये पूछा कि क्या आप अपनी जगह किसी और का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। सर नायर ने जब ये देखा कि वॉइस रॉय को उनके रेजिग्नेशन से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तब सर नायर ने भी वॉइस रॉय को जवाब दिया कि हाँ, मेरी जगह राम प्रसाद को रख सकते हैं। ऐसा कहते वक्त सर नायर ने वहीं खड़े हुए एक पियून की तरफ इशारा करते हुए बोला। इस बात पर वॉइस रॉय जोर से चिल्लाने लगा। तब सर नायर ने कहा, आप इसे क्यों नहीं रख सकते? आखिर ये लंबा है, खूबसूरत है और साथ ही आपकी हर बात का जवाब हाँ में देता है। बस इतना कहकर सर नायर वॉइस रॉय से हाथ मिलाकर उसे अवाक छोड़कर चले गए। सर नायर के रेजिग्नेशन ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। रेजिग्नेशन के 3 दिन के अंदर पंजाब में लगी प्रेस के ऊपर सेंसरशिप को हटा दिया गया। 4 दिन के अंदर पंजाब में लगे मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू ने वॉइस रॉय चेम्सफोर्ड को पंजाब में हो रही हिंसा की रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1919 में लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया, जिसका काम था अमृतसर और आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ था इसका पता लगाना। इस कमेटी में विलियम हंटर को छोड़कर 4 अंग्रेज और 3 इंडियन थे। 8 मार्च 1920 को हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। असल में इस कमेटी ने 2 रिपोर्ट सबमिट की। पहली थी मेजॉरिटी रिपोर्ट, जिसे कि चेयरमैन और 4 अंग्रेजों द्वारा साइन किया गया था, और दूसरी थी माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसे कि 3 इंडियन मेंबर्स द्वारा साइन किया गया था। मेजॉरिटी रिपोर्ट ने 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट होने के बाद हुई फायरिंग इस ग्राउंड पर सही ठहराया कि उस दिन हुए दंगों में इंग्लिश बैंक मैनेजर्स मारे गए थे और उसी दिन मिस शेरोड के साथ भी गलत हुआ था। पर माइनॉरिटी रिपोर्ट ने इस फायरिंग को जाती बताया। हालांकि दोनों रिपोर्ट्स ने जलियांवाला बाग कांड की निंदा की और जनरल डायर के लोगों को बिना चेतावनी दिए गोली चलाने के फैसले को गलत बताया। मेजॉरिटी रिपोर्ट ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाने के फैसले को सही ठहराया, वहीं माइनॉरिटी रिपोर्ट ने इससे असहमति जताई। दोनों रिपोर्ट्स ने क्रॉलिंग ऑर्डर, सलाम ऑर्डर जैसे फैसलों को गलत ठहराया। कमेटी द्वारा डायर को गलत पाए जाने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जनरल डायर को इसके बाद इंडिया से हटाकर उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इधर सर शंकर नायर ने इंदौर स्टेट में दीवान की पोस्ट ज्वाइन कर लिया था और यहीं इंदौर में रहते हुए उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की लिखी। एक लॉयर होने के नाते सर नायर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से सहमत नहीं थे। अहिंसा, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस द्वारा भारत को आज़ादी मिलेगी, ऐसा सर नायर को नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि इस तरह के मूवमेंट देश में अराजकता, दंगे और खून खराबे को बढ़ावा देंगे। इन सब बातों को सर नायर ने अपनी किताब में भी लिखा। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस किताब में पंजाब में हुए हालात के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। सर नायर ने माइकल ओडायर द्वारा उठाए गए कदमों जैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों की जबरन भर्ती, मार्शल लॉ, गुजरनवाला में बॉम्बिंग और जलियांवाला बाग कांड को पंजाब में हुए डिस्टर्बेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। सर नायर ने लिखा, पंजाब में हुए अत्याचार की माइकल ओडायर को पूरी जानकारी थी और इन सब में उनकी सहमति भी थी। इस किताब की 3 प्रतियां इंग्लैंड भेजी गई, जिनमें से 2 इंडिया ऑफिस में भेजी गई और 1 कॉपी माइकल ओ डॉयर को मिली। डॉयर को अब अपनी रेपुटेशन की चिंता होने लगी और उसने अपने लॉयर से कंसल्ट करने के बाद सर नायर से कहा कि वो अपनी किताब को विड्रॉ कर ले और डॉयर से माफी मांगे और साथ ही साथ डॉयर को 1000 पाउंड दे। ऑब्वियसली सर नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब डॉयर ने इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच में सर नायर के खिलाफ खुद की रेपुटेशन खराब करने का केस डाल दिया। अब सर नायर को इंग्लैंड जाकर इंग्लिश जूरी के सामने एक अंग्रेज के खिलाफ केस लड़ना था। जब यह केस चालू हुआ तब इस केस के प्रिसाइडिंग जज थे जस्टिस हेनरी मैकार्डी। मैकार्डी के दिमाग में पहले से ही पंजाब में जो हुआ उसके बारे में वही ख्याल थे जो माइकल ओ डॉयर के थे।
सर नायर ने अपनी बात कोर्ट में रखी कि उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में जो लिखा है वो सही है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मासूम लोगों पर गोली चलाकर गुनाह किया है, और क्योंकि उस समय माइकल ओ डॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इसलिए पंजाब में जो भी हो रहा था उसकी फाइनल अथॉरिटी होने के कारण वो इसके जिम्मेदार हैं। वहीं माइकल ओ डॉयर के वकील ने कहा कि 1857 में जैसी क्रांति हुई थी, माइकल ओ डॉयर ने पंजाब में उस तरह की क्रांति को होने से रोका है और इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को बचाया है। पूरा केस करीब 5.5 हफ्ते तक चला, पर जैसा कि केस की शुरुआत से ही लग रहा था और जस्टिस मैकार्डी ने जैसे कि पहले से ही मन बना लिया हो कि उसे फैसला क्या देना है, और आखिर वही हुआ। सर नायर को माइकल ओ डॉयर की रेपुटेशन खराब करने का दोषी करार कर दिया गया। सजा के तौर पर सर नायर को डॉयर को 500 पाउंड और ट्रायल में जो भी खर्चा हुआ है वो रकम देनी थी। माइकल ओ डॉयर ने कहा कि अगर सर नायर डॉयर से माफी मांग लेते हैं तो वो ये रकम माफ कर देगा, पर सर नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। भले ही सर नायर केस हार गए थे, पर इस केस ने इंग्लैंड और पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग कांड को लेकर इमोशंस की एक लहर ला दी। इंग्लैंड के ही न्यूज़पेपर्स जैसे कि डेली क्रॉनिकल्स, वेस्टमिनिस्टर गैजेट, डेली न्यूज़, द ट्रिब्यून ने जस्टिस मैकार्डी और केस को जिस तरह से हैंडल किया गया है उसकी निंदा की। यही चीज इंडियन न्यूज़पेपर जैसे कि द फॉरवर्ड, द लीडर, द न्यूज स्टेटमेंट ने भी किया। जस्टिस मैकार्डी के कंडक्ट को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई, यहां तक कि उसे बेंच से हटाने का मोशन भी लाया गया। न्यूज़पेपर में इस केस को इतना कवरेज मिला कि पंजाब में अंग्रेजों द्वारा की गई बर्बरता का पता पूरी दुनिया को लगा। इसी केस की वजह से पूरी दुनिया जलियांवाला बाग कांड के बारे में जान पाई। पंजाब के लोग भले ही ओ डॉयर वर्सेस नायर के फैसले से दुखी थे, पर उनकी नजरों में सर शंकर नायर एक हीरो बन चुके थे। आज भी जलियांवाला बाग म्यूजियम में सर नायर को सम्मान देने के लिए एक तख्ती लगी हुई है। इस केस के बाद सर नायर इंडिया वापस आ गए और अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने लगे। 1927 में ब्रिटिशर्स द्वारा साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका काम था कि 1919 में पास किए गए मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स की वर्किंग को स्टडी करना। पर इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए जब यह कमीशन इंडिया आया तब इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया। तब फैसला लिया गया कि इस कमीशन को सपोर्ट करने के लिए एक ऑल इंडिया कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि इंडियंस होंगे। इस कमेटी का चेयरमैन सर चित्तूर शंकर नायर को चुना गया। इसके बाद सर नायर ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया और आगे की लाइफ वो अपने बच्चों के साथ गुजारने लगे। मार्च 1934 की बात है। सर नायर को न्यूज़ मिलती है कि उनके सन इन लॉ की डेथ हो गई है। इस खबर को सुनकर वे अपने बेटे के साथ कार में बैठकर अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि सर नायर के सर पर गहरी चोट आ जाती है। सर नायर इससे कभी रिकवर नहीं हो पाते हैं और 1 महीने बाद 24 अप्रैल 1934 को सर नायर की डेथ हो जाती है। सर नायर अब इस दुनिया से जा चुके थे, पर जलियांवाला बाग मास्कर के लिए उन्होंने जो केस लड़ा था, लोग उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखेंगे। रही बात माइकल ओ डॉयर की, तो उसको भी उसकी करनी की सजा मिली। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह, जो कि खुद जलियांवाला बाग मास्कर में मौजूद था, पर वहां पर वो बच गया था, उसने डॉयर को इंग्लैंड जाकर गोली मार दी। बाद में भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1951 में जलियांवाला बाग में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में वहां एक मेमोरियल बना दिया गया। वहीं पर बने म्यूजियम में जो लोग मारे गए थे उनमें से कुछ की फोटो भी लगी है और वहीं साथ में उधम सिंह और सर चित्तूर शंकर नायर की फोटो भी लगी है।